यहाँ पे लॉकडाउन के दौरान ऐश्वर्या रेड्डी नाम की एक लड़की ने, जो एलएसआर की छात्रा थी, दलित छात्रा थी, उन्होंने अपनी जान दे दी। कि क्या आपके एजुकेशन सिस्टम में बराबरी है? 100% ऐसे कई कॉलेज है जिसमें पहली कट ऑफ जो है वो 100% निकलती है। ऑनलाइन क्लासेज जो रेगुलर स्टूडेंट को मिल रही हैं वो भी एसओएल स्टूडेंट को नहीं मिल रही हैं। यहाँ से कुछ दूर एसओएल है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जिसके अंदर डिस्टेंस मोड से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अधिकतर बच्चे ऑनलाइन एग्जाम देने के बाद उनका आंसर सबमिट नहीं होता है। उनको डिमांड है कि इवनिंग कॉलेजेस खोले जाए, सीट्स बढ़ाई जाए। नई शिक्षा नीति और एफआईयूपी जैसी जो पॉलिसीज़ है, एफआईयूपी को पहले लाके एक बार स्टूडेंट रिजेक्ट कर चुके हैं, पुश बैक कर चुके हैं। ऐसी नीतियों को कैंपस बंद करके जिससे मोबिलाइजेशन ना हो सके, ऐसी नीतियों को इस कोरोना की आड़ में लाया जा रहा है। सरकार जो कोरोना की आड़ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आ रही है वो उसको वापस ले। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए? जी, आज हमें 32वां दिन है। और कॉलेज फैकल्टी से किसी को कोई बात हुई आपने से? देखिए, एक डेलीगेशन गया था एक दो दिन पहले, 30 दिन जब कंप्लीट हुए थे उसके कमेमोरेशन पे, एक वीसी ऑफिस के ऊपर प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, जिसके बाद हमने वीसी से बात करने का प्रयास किया। वीसी ने मिलने की जगह डीन और वाइस प्रॉक्टर से हमारी बात कराई, जिनका ये कहना है, जो कोई भी डेफिनेटिव जवाब देने की स्थिति में नहीं है। वो कॉन्स्टेंटली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेफर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी वीसी साहब नहीं मिल सकते हैं, डीडीएमए की कुछ गाइडलाइन है। इस तरह की वो बातें करके स्टूडेंट्स की लेजिटिमेट डिमांड को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारा ये जो प्रोटेस्ट है कैंपस खुलवाने का, इसको 32 दिन हो चुके हैं और देश भर में और जगहों पे भी इस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब ये ज़रूरी किस लिए है? क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन की जो प्रणाली है वो अधिकतर दलित, गरीब, पिछड़े वर्गों से आने वाले छात्रों को औपचारिक शिक्षा की परिधि से बाहर कर देती है। हम जानते हैं कि यहाँ पे लॉकडाउन के दौरान ऐश्वर्या रेड्डी नाम की एक लड़की ने, जो एलएसआर की छात्रा थी, दलित छात्रा थी, उन्होंने अपनी जान दे दी, क्योंकि उनको इस सिस्टम के अंदर अपना स्पेस नहीं मिला कि वो पढ़ पाएँ, क्योंकि घर की माली हालत ख़राब थी, तो उनको अपनी जान देनी पड़ी। और ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो इस ऑनलाइन शिक्षा के फेरबदल के अंदर पढ़ाई से पीछे रह जा रहे हैं, एग्ज़ाम के अंदर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हमारा ये प्रोटेस्ट बहुत ज़रूरी है और जब तक कैंपस नहीं खुलेगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो कॉलेज की तरफ से फिर कैंपस की तरफ कोई रिस्पांस आया आपके पास? देखिए, हमने यहाँ पे एक हंगर स्ट्राइक करी थी 5 दिन की, जिसको तोड़वाया गया था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ये कह के कि दिवाली के बाद आपके कॉलेजेस खोल दिए जाएंगे। दिवाली को बीते हुए आप जानते हैं कि कई हफ्ते हो चुके हैं, अभी तक कोई ठोस कदम नहीं लिया गया है, कोई डेट, कोई डेडलाइन सेट नहीं करी गई है। और उसके बाद जो हमने बार बार प्रयास किए हैं एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने के लिए, तो वीसी और रजिस्ट्रार बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इसके अंदर हमारी स्ट्रैटेजी यही है कि हम यहाँ पे बने रहेंगे और स्टूडेंट्स की आवाज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते रहेंगे। तो कॉलेज खुलने को लेकर और उसके अलावा भी आपकी कोई और मांग है कॉलेज से या फिर कैंपस से? देखिए, एक जो समझ बनाने की ज़रूरत है वो ये है कि ये कॉलेज बंद करने के पीछे क्या अंडरस्टैंडिंग काम कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो नई शिक्षा नीति और एफआईयूपी जैसी जो पॉलिसीज़ है, एफआईयूपी को पहले लाके एक बार स्टूडेंट रिजेक्ट कर चुके हैं, पुश बैक कर चुके हैं। ऐसी नीतियों को कैंपस बंद करके जिससे मोबिलाइजेशन ना हो सके, ऐसी नीतियों को इस कोरोना की आड़ में लाया जा रहा है। जैसा मुझसे पहले साथी ने भी कहा कि सब कुछ खुल चुका है, कमर्शियली प्रॉफिटेबल सारे वेंचर्स खुल चुके हैं। आप ट्रैफिक देख रहे हैं, मेट्रो चल रही है, पब चल रहा है, मॉल चल रहा है, पर कॉलेजेस बंद हैं, इसलिए जिससे एनईपी और एफआईयूपी जैसी एंटी स्टूडेंट, एंटी पीपल पॉलिसीज़ को आगे लाया जा सके। तो इस प्रदर्शन के बाद आपको कोई प्लान है बाकी? देखिए, प्रदर्शन चलता रहेगा और हम आगे डिसाइड करेंगे सब संगठन मिलके कि किस तरह से आगे हम कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे इस मामले में, अगर संज्ञान नहीं लिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर कॉलेज के ओपन एग्ज़ाम को लेकर भी कुछ हंगामा हुआ था, उसके बारे में आप? देखिए, जिस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन एक्सक्लूजनरी है, ऑनलाइन एग्जाम के लिए एक सर्टेन आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, आपको कंप्यूटर की ज़रूरत है, आपको स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है। ये समझना ज़रूरी है कि डीयू अभी भी पूरी फीस एक्सटॉर्ट कर रहा है स्टूडेंट से। हाउएवर, एग्जामिनेशन के लिए जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है वो कराने की स्थिति के अंदर डीयू नहीं है। कोई छात्र अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा है तो उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। यहाँ से कुछ दूर एसओएल है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जिसके अंदर डिस्टेंस मोड से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अधिकतर बच्चे ऑनलाइन एग्जाम देने के बाद उनका आंसर सबमिट नहीं होता है, उनको पोर्टल नहीं मिलता है और उन लोगों को फेल कर दिया जाता है, उनका एग्ज़ाम में रिपीट लगा दिया जाता है और फिर वो यहाँ पे गुहार लगाते रहते हैं और कोई सुनवाई नहीं होती है। तो ये मॉडल है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है दोहरी शिक्षा का मॉडल, कि यहाँ पे रेगुलर कॉलेज चलता है, वहाँ पर एसओएल चलता है, जो एक सेमेस्टर के अंदर सिर्फ 12 क्लास लेता है, जो अब दी भी नहीं जा रही है। तो इस मॉडल को नीतिगत तौर पे एनईपी के थ्रू इस तरह का अनौपचारिकरण, इस तरह का निजीकरण, और जिसको हम फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कह रहे हैं
कि जो कॉलेज जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उसको उतना ही अनुदान दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो ऑलरेडी मेन स्ट्रीम से बाहर कॉलेज है उसके अंदर फंडिंग घटाई जाएगी और फीस बढ़ाई जाएगी। ये पूरा का पूरा मामला है जिसके खिलाफ हम यहाँ पे बने हुए हैं और हम आगे भी इसके खिलाफ संघर्ष करें। आपके कॉलेज फैकल्टी से या फिर कैंपस से कोई मांग? जी हमारी कॉलेज फैकल्टी और कैंपस से सिर्फ और सिर्फ यही मांग है कि अब जो स्टूडेंट्स यहाँ पर इतने दिनों से धरना दे रहे हैं और यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं जो इतने सालों से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, उन्होंने ये बात कई बार दबे शब्दों में बोली है कि जिस तरीके से पढ़ाई वो लोग क्लासेस के इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑफलाइन मोड में जिस तरीके से पढ़ा पा रहे थे या बच्चों को जिस तरीके से नॉलेज इम्पार्ट कर पा रहे थे, वो तरीका या वो पॉसिबिलिटी ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो पाती है, जिसके वजह से बहुत सारे बच्चे जिस हिसाब से उनको पढ़ाई करनी चाहिए वो पढ़ाई वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो इस बात को समझते हुए फैकल्टी मेंबर्स को बाहर आकर के स्टूडेंट्स का साथ देना चाहिए और हमारे साथ उनको भी मिलकर के डिमांड उठानी चाहिए कि जल्दी से जल्दी कैंपस खोलें, क्लासेस जिस तरीके से पहले चल रही थी वैसे रिज्यूम हो। और सिर्फ वही नहीं, उसके साथ साथ मेरी एक और भी दरख्वास्त है फैकल्टी मेंबर्स कि हमारे साथ है और हमारी एक डिमांड है कि इवनिंग कॉलेजेस खोले जाएँ, सीट्स बढ़ाई जाए ताकि जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, उच्च शिक्षा से वंचित है अपने माली सिचुएशंस की अपने इकोनॉमिकल कंडीशंस की वजह से, वो भी बराबरी की एजुकेशन पा पाएँ और यहाँ पर आकर के रेगुलर कॉलेजेस में ऑफलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो लगातार 32वां दिन आज आपका यहाँ पर प्रोटेस्ट करके, तो आपका कॉलेज की तरफ से या फिर कोई भी रिस्पॉन्स या फिर आपकी कॉलेज की तरफ से कोई मतलब कुछ फ़ायदा हुआ आपका प्रोटेस्ट करने का? देखिए फ़ायदा तो अब देखिए हमारी डिमांड है कि हमारा कॉलेज खोला जाना चाहिए, ठीक है। अभी तक वो डिमांड अगर डायरेक्टली ऐसा देखा है तो डायरेक्टली वो डिमांड पूरी नहीं हुई है, लेकिन क्या अब वीसी या डीयू एडमिनिस्ट्रेशन अगर बच्चों के साथ कुछ गलत कर रहा है और बच्चे उसके लिए डिमांड उठाना चाहते हैं तो लोगों का डिमांड उठाना और लोगों का यहाँ पर आकर के बैठना, इनफैक्ट नए बच्चों का आकर के यहाँ पे बैठना, अपने साथ यहाँ पे हमारे साथ मिल करके बैठ करके आवाज़ उठाना भी अपने आप में एक जीत है। बच्चों के दरमियान एक जीत है कि बच्चों के बीच में कम से कम इस बात की अवेयरनेस है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो एक बहुत बड़े हिस्से को वंचित करती है पढ़ाई से। तो मैं मानूंगा कि बच्चों के दरमियान एटलीस्ट ये हमारे प्रोटेस्ट की एक जीत रही है कि लोगों को कम से कम इस बात की लोगों के बीच कम से कम इस बात की अवेयरनेस होगी कि किस तरीके से जो डीयू एडमिनिस्ट्रेशन और डीयू वीसी जो है वो एक डीयू में पढ़ने वाले बच्चों के साथ सिर्फ, और डीयू में जब मैं पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ रेगुलर के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एसओएल में पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से बच्चों के दरमियान भी भेदभाव होता है। तो ये एक मैं बहुत बड़ी जीत मानूंगा इस प्रोटेस्ट की। लेकिन उसके अलावा इस प्रोटेस्ट की असल जीत सही मायनों में तभी मानी जाएगी जब वीसी हमसे बात करने को तैयार होंगे, बच्चों की ग्रीवांसेस सुनने को तैयार होंगे, क्योंकि जब से हम लोग प्रोटेस्ट करने बैठे हैं तब से बच्चों की डायरेक्ट मुलाकात वीसी से नहीं हुई है। तो मेरा एक सवाल ये भी, क्या वीसी बच्चों से डर रहा है बात करने से पहले? क्या वो इसी वजह से हम पे पुलिस रिप्रेशन बढ़ा रहे हैं? क्योंकि बच्चों को यहाँ से उठा करके जेल में पुलिस स्टेशन भी लेकर के गए हैं, किस लिए? क्योंकि बस कैंपस खुलवाने के लिए उन्होंने डिमांड उठाई। अभी किसी से बात करें पता चला था जब भी आप यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो जितने भी वीसी के साथ जितने भी 4 मेंबर हैं वो कॉलेज से भाग जाते हैं। देखिए ये तो हमेशा का ही है। हम लोग जाते हैं फ्रंट गेट पे डिमांड उठाने के लिए तो वो लोग पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। तो भागना सल्यूशन नहीं है हमारी डिमांड्स का, और भागना ये बात भी सिद्ध करता है बहुत हद तक कि हमारी जो मांगे हैं वो किसी भी तरीके कोई लूप होल अपने साथ लेकर के नहीं चल रही है कि हमारी मांगों में कोई दिक्कत है। अगर हमारी मांगों में दिक्कत होती तो वो हमारे साथ बैठते बात करते, हमको समझाने की कोशिश करते। यहाँ तो बात है नीयत की। अब वो नीयत क्यों ख़राब हो रही है उनकी, क्यों कैंपसेस नहीं खोलने देना चाह रहे हैं वो कैंपसेस? इस बहुत साफ इसके पीछे रीज़न है कि कैंपस नहीं खोलेंगे तो ऑनलाइन शिक्षा बढ़ेगी, ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन बढ़ेगा। जो इंडिया में नई नई कंपनीज आ रही हैं बाहर से, वो ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन के थ्रू शिक्षा का निजीकरण और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो ये एक मिली भगत है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आपस में बैठ करके बात कर रहे हैं और जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स हैं उनसे बात करने से कतरा रहे हैं क्योंकि हमारे सवालों का जवाब नहीं है उनके पास। मेरा नाम आरती है। आरती जी, मैंने कई लोगों से पहले बात करी थी तो उसमें ओपन के कुछ बच्चों की ये कंप्लेंट थी कि जो डीयू है वो बहुत डिस्क्रिमिनेशन करता है रेगुलर और स्टूडेंट्स के ओपन वालों के बीच, क्योंकि उन लोगों को अच्छे से ना बुक्स प्रोवाइड होती है ना एजुकेशन प्रोवाइड होता है। तो उसके बारे में आप कुछ कहेंगी? देखिए ये है, यहाँ पे एसओएल में 4 लाख स्टूडेंट इनरोल है और
हर स्टूडेंट को मतलब हर स्टूडेंट 4,000 के आसपास फ़ीस देता है और उसके बदले में ना उसको किताबें मिलती हैं ना टाइम पे क्लासेस मिलती हैं। अभी देख लीजिए ऑनलाइन क्लासेस जो रेगुलर स्टूडेंट को मिल रही हैं वो भी एसओएल स्टूडेंट को नहीं मिल रही हैं, ठीक है। जो किताबें हैं वो तो मिलती ही नहीं हैं। तो इतना बुरा हाल है एसओएल में, जहाँ पे लगातार स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। डीयू जो कि टॉप यूनिवर्सिटी कही जाती है, जहाँ पे डिस्टेंस मोड है, वहाँ स्टूडेंट को कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे करोड़ों रुपया एसओएल स्टूडेंट का जमा है, यूजीसी उसको फ़ंड नहीं करता है और बदले में उनको जो शिक्षा का अधिकार वो यहाँ पे एक उम्मीद लेके आते हैं, एक सपना लेके आते हैं कि वो भी डीयू का हिस्सा है, वो भी डीयू में पढ़ रहे हैं। अपोजिट है, मतलब वहाँ उनको जो क्वालिटी है एजुकेशन की वो बहुत ही घटिया है। आप अगर ये बोलते हैं कि एसओएल स्टूडेंट फेल होते हैं तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपके एजुकेशन सिस्टम में बराबरी है? क्या आप डीयू में एसओएल और रेगुलर को बराबर मानते हैं? और अगर हम मानते हैं बराबर तो ये सवाल हम वाइस चांसलर से पूछना चाहते हैं, ये सवाल हम बलराम पानी जो एसओएल के डायरेक्टर है उससे पूछना चाहते हैं कि उनका बच्चा एसओएल में क्यों नहीं पढ़ता है। उनकी तो बात छोड़ दीजिए, वहाँ पे जो अधिकारी है जो बुक देने का काम करते हैं उनके बच्चे भी यहाँ पे एसओएल में नहीं पढ़ते हैं। तो जब आप फेल होने की बात करते हैं तो हम ये मांग करते हैं कि शिक्षा में बराबरी ला दीजिए सर। जब हम बता देंगे कि कौन बच्चा फेल होता है कौन नहीं फेल होता है, बराबरी शुरू कीजिए, बराबरी से सबको रेस शुरू कीजिए, तब तय कीजिए कि कौन फेल होगा कौन नहीं होगा। ऐसे कहते हैं कि जिनके पास समय नहीं होता, टाइम नहीं होती, वो लोग एसओएल में एडमिशन लेते हैं। देखिए ये भ्रम है, ये एक मिथ है जो फैलाता है ये प्रशासन, क्योंकि वो देना ही नहीं चाहते रेगुलर कॉलेज सभी को। जब ये बोला जाता है कि सभी जो हैं जॉब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक 4 लाख बच्चे हैं जो एक पढ़ने की उम्मीद रखते हैं। इसका एक आंकड़ा इस बात से मैं दर्शा सकती हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 62,000 सीट्स हैं और हर साल 3 लाख के बच्चे 3 लाख के आसपास अप्लाई करते हैं, 2.5 से 3 लाख अप्लाई करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये स्टूडेंट रेगुलर कॉलेज में सपना नहीं देखते हैं? क्या ये नहीं चाहते कि उनको भी रामजस मिले, मिरांडा मिले, दौलत राम कॉलेज मिले? इससे साफ होता है कि वो भी पढ़ना चाहते हैं और जब उनको कोई ऑप्शन नहीं दिखता है तो वो इग्नू में जाते हैं, वो एसओएल में जाते हैं, जहाँ पर वो मजबूर होते हैं घटिया शिक्षा लेने के लिए। तो जब ये सवाल उठाया जाता है कि वो तो जॉब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनके लिए रेगुलर कॉलेज की कमी है। आप यहाँ पे रेगुलर कॉलेज खोल दीजिए और स्टूडेंट आएंगे, आप उनको शामिल तो कीजिए। आप अपनी तरफ से ये ठानिए तो कि आप सबको शिक्षा देना चाहते हैं। सबको शिक्षा नहीं देंगे तो आप डिस्टेंस जैसी चीज़ों को बढ़ाएंगे, इग्नू को बढ़ाएंगे। इग्नू जो है टॉप वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है डिस्टेंस की इंडिया में। आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? यहाँ पे रेगुलर क्या मिल रहा है? आपकी गवर्नमेंट से कोई देखो, माधुरी जी ने और आरती जी ने ये बताया ही है कि कॉलेजों की संख्या बहुत कम है। इसी के कारण बहुत स्टूडेंट जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ये आंकड़ा भी बार बार बताता है कि हर बार दाखिला लेने के लिए बच्चे फॉर्म भरते हैं, 200-250 रुपये एप्लीकेशन के लिए भरते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं रेगुलर कॉलेज में दाखिला लेना। उसके बावजूद वो छट जाते हैं। जो कट ऑफ, जो हाई कट ऑफ निकलती है हर कॉलेज में, आप देखेंगे स्टीफन का 100%, मिरांडा का 100%, दौलत राम का 100%, ऐसे कई कॉलेज है जिसमें पहली कट ऑफ जो है वो 100% निकलती है। हमारी ये डिमांड लगातार इसमें हम लोग उठाते रहे हैं हर साल जब कट ऑफ निकलती है कि छात्रों को पहले ही आप कट ऑफ के माध्यम से बाहर कर देते हैं। आप 12वीं से पास होकर 13वीं में जाना चाहते हैं, 12वीं पास होने का ही मतलब ये बनता है कि हम 13वीं में पढ़ने के लायक हैं। तो ये कट ऑफ का मामला क्या है? ये कट ऑफ का मामला हमें साफ साबित करता है। ये वो छात्र हैं जो 99% ला के वो किस उससे ला रहे हैं। ये पता चलता है कि प्राइवेट स्कूल के जो छात्र हैं उनको किस तरीके की शिक्षा मिलती है और सरकारी स्कूल के जो छात्र हैं उनको किस तरीके की शिक्षा मिलती है। इस शिक्षा पे आधारित होता है कि उनके नंबर कितने आ रहे हैं और उससे निकल के वो कॉलेजों में कौन से छात्र जो हैं जो पार्टिसिपेट कर पाते हैं या दाखिला ले पाते हैं। 99% जो परसेंटेज आती हैं वो स्टूडेंट वही होते हैं जो बड़े बड़े DPS, 12 खंबा पब्लिक स्कूल या बड़े बड़े मॉडर्न पब्लिक स्कूलों से निकले हुए होते हैं, जो 12वीं में निकलने के बाद यहाँ पे पहले 100% में दाखिला ले लेते हैं। और कई कॉलेजों की जो कट ऑफ है वो 99, 97, 98 इन्हीं कट ऑफ में सीट फुल हो जाती है। तो हमारा सवाल ये बनता है कि जो प्राइवेट सरकारी स्कूल के जो छात्र हैं उसमें हाईएस्ट भी 80 बड़ी मुश्किल से हो पाता है।
अगर 80% किसी छात्र का आ जाए तो प्रिंसिपल के बगल में ही फ़ोटो छप जाता है कि ये सरकारी स्कूल का टॉपर है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।